हाँ सर, देख लीजिएगा स्क्रीन वगैरह बराबर दिख रहा है कि नहीं, फिर बताइएगा मुझे। अगर कुछ इश्यू रहेगा तो बोलिएगा, नहीं तो मैं फिर अपना कंटिन्यूअस ही रहूँगा। हाँ हाँ, दिख रहा है सर। दिख रहा है आपको, प्रॉपर दिख रहा है ना सर आपके, मतलब इसमें प्रॉपर हाँ हाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का मैटर नहीं है ना सर, बराबर है ना? हाँ हाँ ओके हाँ सर, सर। धन्यवाद सर। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। बच्चों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास 10 के साइंस वाले लेक्चर में। काफी दिनों से, काफी लंबे अरसों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, क्योंकि बीच में दूसरे टीचर्स भी आए थे, साइंस वन के लेक्चर्स लिए, अच्छे खासे लेक्चर्स लिए उन्होंने, और काफी टॉपिक भी उन्होंने फिनिश किया। बच्चों मेरा नाम चंद्रशेखर यादव है, और मैं बजाज रोड म्यूनिसिपल हिंदी शाला कांदीवली पश्चिम में पढ़ाता हूँ। और ऑलरेडी कई सारे लेक्चर्स हमने लिए हैं, और आज एक बार फिर से मौका मिला है आपको। चैप्टर नंबर 1 और 2 और 3 ये चैप्टर्स रह गए थे, क्योंकि हमारी जब भी लेक्चर की शुरुआत हुई थी हमने चौथे या पांचवें चैप्टर से शुरुआत किया था। तो बच्चों आज हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, और सर ने ऑलरेडी आपको गुरुत्वाकर्षण शुरू कर दिया है कल के लेक्चर में ही। क्लास 10th की क्लास चल रही है, 10वीं कक्षा का है क्लास, और हम विज्ञान 1 के बारे में या साइंस 1 के बारे में बात जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पार्ट 1 है, पहला पार्ट है गुरुत्वाकर्षण है, और कल के लेक्चर में इसमें काफी सारे कंटेंट है बच्चों, काफी सारे टॉपिक्स है इसके अंदर। और ये जो नोट्स है, ये तो चैप्टर की नोट्स ही मेरे पास है, लेकिन इसमें मुझे सब नहीं पढ़ाना है, कुछ सिलेक्टेड पार्ट पढ़ाना है, क्योंकि कल सर ने आपको गुरुत्वाकर्षण के नियम, केपलर का नियम, ये सारे चीजों के बारे में, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ये सारी जानकारियां उन्होंने आपको प्रदान कर दी है। तो आज के लेक्चर में बच्चों मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण दिया है। इसके साथ साथ मुक्त पतन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी मुझे आप लोग को जानकारी प्रदान करना है बच्चों। तो और पूरे चैप्टर की नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि पूरा पीडीएफ जो है पूरे चैप्टर का ही है, और बहुत पहले मेरे द्वारा बनाया गया है, तो मैं वही पीडीएफ आपको पढ़ाने के लिए यूज में ला रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज मुड़ते हैं वो अपने कॉन्सेप्ट की तरह, टॉपिक की तरह, जहाँ पे हमें सारी जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले बच्चों, आपको चैप्टर शुरू होने के पहले जो मुझे आपको पढ़ाना है, उसकी शुरुआत होने के पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। हालांकि आपने इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है कल के लेक्चर में, जो बच्चे कल के लेक्चर में बैठे होंगे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर ली होगी। लेकिन बच्चों पिछली कक्षाओं में भी गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हो। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में क्या है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसके बारे में आपने क्या सीखा है, इसकी खोज किसने की है। तो बच्चों इसकी खोज के लिए आपने देखा कि न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक है, आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई है, तो न्यूटन। अब ये खोज कैसे हुई बच्चों, तो इसके लिए भी एक कहानी है, सर ने लिया होगा कि एक बार न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, कुछ सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। सेब का पेड़ था, एप्पल का पेड़ था, और अचानक एक एप्पल यानी एक सेब नीचे गिरता है। तो उसे देखकर, हालांकि उनके सर पे नहीं गिरता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं उनके सर पे गिर गया होता तो आज ये न्यूटन का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं मिलता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सेब इतना भी वजन नहीं है कि आपके सर पे गिरेगा तो आपका सर तोड़ देगा, फोड़ देगा। ठीक है, तो बच्चों कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई, जब सेब नीचे गिरा तो न्यूटन को ऐसा लगा कि ये मन में क्वेश्चन आया, प्रश्न आया, ये जो सेब है नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। हालांकि उसे ऊपर भी जाना चाहिए ना, नीचे की तरह ही क्यों आया। तो वहीं से बच्चों गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई न्यूटन के द्वारा। उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई ऐसा बल है, कोई ना कोई ऐसा पिंड है जो एक बल लगाता है इन वस्तुओं पर। जैसे कि ये आपका सेव था, इसके ऊपर कोई ना कोई बल लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से ऊपर नहीं जा रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो बाद में धीरे धीरे उन्होंने खोज करते हुए बताया कि ये जो बल है, पिंड कौन सा है, कौन सा पिंड बल लगाता होगा, तो उस पिंड के रूप में उन्हें पृथ्वी का नाम दिया, अर्थ का नाम दिया। तो अर्थ के द्वारा कोई ना कोई बल प्रयुक्त किया जाता है हर पिंड के ऊपर। इस पृथ्वी पे जो भी वस्तु विद्यमान है, या इस पृथ्वी से कुछ दूरी पर कुछ भी वस्तुएं हैं, तो उस पर भी पृथ्वी का एक बल लगता है। उस बल को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई, जिसकी खोज करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, न्यूटन। काफी सारी चीजें इसके संदर्भ में दी गई है, लेकिन मैंने एक छोटी सी चीज बताई कि किसने खोज की
और कैसे हमें पता चला, हमें कैसे पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ऊपर कार्य करता है? तो देखिए बच्चों, इसका सीधा सा एग्जाम्पल है कि जैसे अगर आप किसी बिल्डिंग में तीसरे या चौथे फ्लोर पे चढ़ रहे हो, ठीक है, तो जब आप चढ़ते हो तो बच्चों आपको दूसरे तीसरे फ्लोर पे जाते वक्त आपको जैसे ही दूसरे या तीसरे फ्लोर पे आप पहुंचते हो, तो वहां पे पहुंचने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको थकावट पैदा हो रही है, आपके पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम समस्या होती है, आप चढ़ नहीं पाते हो, पैर दर्द करने लगता है। लेकिन वही बच्चों आपको 10 फ्लोर से नीचे उतरना रहेगा, तब 10 फ्लोर से नीचे उतरना रहेगा तो आपके पैरों में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी, उल्टा आप बहुत आसानी से उतर आते हो 10 फ्लोर से या 5 फ्लोर से या 7 फ्लोर से। इसका कारण ये है कि बच्चों जब आप नीचे उतरते रहते हो तो उस समय आप गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा की तरफ रहते हो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की जो दिशा है पृथ्वी के द्वारा जो उत्पन्न की जाती है वो पृथ्वी की तरफ खींचती है, नीचे की तरफ है, डाउन टू अर्थ है। तो जब आप ऊपर से नीचे उतरते रहते हो तो उसमें पृथ्वी जो इसकी दिशा रहती है नीचे होने के कारण आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब आप बच्चों ऊपर जाते हो ना, तो आप उसकी दिशा के विपरीत दिशा में जा रहे हो, मतलब जैसे आप आगे जा रहे हो और मैं आपका हाथ पकड़ के पीछे खींच रहा हूँ, तो आपको आगे जाने में तकलीफ होगी। तो उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति पहले दूसरे तीसरे फ्लोर पे चढ़ता है तो उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है, इसलिए उसे थकावट पैदा होती है। तो ये तो रहा बच्चों एक छोटी सी ब्रीफ आइडिया किसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है पृथ्वी का गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण। तो बच्चों पहले मैं आपको स्लाइड खोल देता हूँ, वो स्लाइड काफी आगे है क्योंकि मैंने बोला इस चैप्टर का, मेरे पास पूरे चैप्टर का पीडीएफ है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप आसानी से पढ़ सकते हो। ये सारी चीजें जो है, कुछ चीजें सर ने ले लिया है, कल के ही लेक्चर में ले लिया है, और कुछ चीजें मुझे आपको फिनिश करना है, मुझे बताना है, ठीक है। तो मुझे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है बच्चों, मैं उस पॉइंट पे आ गया हूँ। वो पॉइंट है हमारा आज का जो पॉइंट कवर करना है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। आज का जो हमें पॉइंट कवर करना है बच्चों, वो क्या है हमारा, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पे गुरुत्वीय बल का मतलब क्या होता है बच्चों, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने आपको फिर से कहा कि हर एक पिंड पे पृथ्वी क्या करती है, एक बल लगाती है, ठीक है। और उस बल को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी उसके समीप के सभी पिंडों को गुरुत्वीय बल से अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, सही बात है। अभी आपके आसपास, पृथ्वी के आसपास जो भी पिंड रहेंगे बच्चों, उसके ऊपर पृथ्वी क्या करती है, कौन सा बल लगाती है बच्चों, गुरुत्वीय बल। अच्छा, गुरुत्वीय बल लगाने से क्या होगा, वो पिंड पृथ्वी की तरफ आकर्षित होगा। जैसे आपने सेब का एग्जांपल देखा, बरोबर, आपने किसका एग्जांपल देखा, सेब। जब पृथ्वी ने सेब के ऊपर बल लगाया बच्चों, तभी तो सेब क्या हुआ, पृथ्वी की दिशा में या पृथ्वी के ऊपर गिरा। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना है कि बल जो लगाया जाता है ना बच्चों, ये क्षैतिज दिशा के लंबवत रहता है। क्षैतिज दिशा मतलब कैसा, जैसे ये हो गया क्षैतिज दिशा, तो बल नीचे की तरफ काम करता है, बल इधर की तरफ काम करता है, नीचे की तरफ काम करता है, परपेंडिकुलर। आपने सपोर्ट देखा है, सपोर्ट देखा होगा आपने, ठीक है। समझो ये पृथ्वी है, तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा बल, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम कोई पत्थर जैसे कि आप ऊपर फेंकते हो, कोई भी पत्थर जब आप ऊपर फेंकते हो बच्चों, तो क्या होता है, उस पत्थर के ऊपर भी क्या होता है, एक बल लगता है, ठीक है। उस बल के कारण क्या होता है, धीरे धीरे जब आप पत्थर फेंकते हो, ऊंचाई पे फेंकते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी स्पीड जो रहती है, उसकी वेग क्या होती है बच्चों, धीरे धीरे कम हो जाती है। और वेग कम होने के बाद एक एक समय ऐसा आएगा कि जब वो क्या करेगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, तो वहां पे वेग उसका शून्य हो जाता है, और शून्य होने के बाद वो वस्तु क्या होने लगती है, नीचे आने लगती है। ठीक है, हमारा यहाँ प्रश्न, जो पत्थर फेंका गया बच्चों, वो नीचे क्यों आया, तो नीचे इसलिए आया क्योंकि उसके ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या पृथ्वी का गुरुत्वीय बल कार्य करता है, ठीक है। अच्छा, एक दो तीन चीजें आपको जानकारी मैं और भी देना चाहता हूँ कि जैसे देखिए, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है वो और क्या क्या करता है, आपको मालूम है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, मतलब क्या, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन पृथ्वी किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आपका ये पृथ्वी है बच्चों, ये पृथ्वी है, अभी चंद्रमा घूम रहा है बेचारा, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है और ये चंद्रमा क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो चंद्रमा क्यों घूम रहा है बच्चों पृथ्वी के चारों तरफ, इसका कारण क्या होगा, तो उसका कारण है पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कृत्रिम बहुत सारे सैटेलाइट्स भी हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, उपग्रह है जो लॉन्च किए गए हैं, कृत्रिम का मतलब मानव, ठीक है, ठीक है। तो ये अच्छा, तो ये घूमते क्यों है, ये तीन पिंडों के ऊपर पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी अपना गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करती है। गुरुत्वीय बल का प्रयोग करने की वजह से बच्चों, ये तो पृथ्वी की
ये सेब की तरह पृथ्वी पे गिरते तो नहीं है, लेकिन वो घूमने लगते हैं। वो क्या करते हैं, वृत्ताकार गति से घूमने लगते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि सेब क्यों नहीं घूमा। सेब छोटा है बच्चों, पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा है, तो उसको खींचने में पृथ्वी को ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे पिंड होते हैं जो हैवी होते हैं, जिनके द्रव्यमान ज्यादा होते हैं, तो वो बच्चों को पृथ्वी पे नहीं आते हो। पृथ्वी की चारों तरफ, चंद्रमा का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो पृथ्वी पे नहीं आएगा। वो क्या करेगा, उसके ऊपर बल लगाओगे तो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हाँ, दो तीन जानकारी आपको और मैं दे दूं, जैसे कि आप ये सब चीज जानना जरूरी है। देखिए जानकारी मैं दे रहा हूँ। चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के परितः परिक्रमा करते हैं, उन्हें पृथ्वी खुद की ओर आकर्षित करती है, वे सेब की तरह पृथ्वी पे नहीं गिरते। यही तो चीज मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो है गुरुत्वीय बल तो लगाती है, लेकिन गुरुत्वीय बल लगाने के कारण वो सेब की तरह नहीं गिरेंगे। सेब की तरह क्यों नहीं गिरेंगे, क्योंकि उनका द्रव्यमान सेब के जैसा कम नहीं होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जानकारी दे दिया गुरुत्वीय बल के बारे में। गुरुत्वीय बल के बारे में मैंने आपको क्या बताया, पृथ्वी हर एक पिंड पे एक बल प्रयोग करती है, और वो क्या करती है, उस बल के द्वारा उस पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षित करने वाले बल को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वीय बल। अब हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या है। अभी आपने देखा गुरुत्वीय बल, ठीक है। तो बल मतलब फोर्स होता है, त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन। देखिए बच्चों एक चीज ध्यान में रखिए, जब किसी पिंड पर आप बल लगाते हो ना, तो वो पिंड गतिशील हो जाती है। गतिशील का मतलब उसके अंदर त्वरण पैदा हो जाता है। जब कोई पिंड आपको आप गतिशीलता देते हो, तो इसका मतलब उसके अंदर त्वरण पैदा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप उसके वेग को बढ़ाओगे, तो उसका मतलब होता है उसका त्वरण और अधिक बढ़ते जाता है, ठीक है। पृथ्वी का त्वरण और अधिक बढ़ते जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है बच्चों, कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण भी पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है, ये तो सही बात है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसे जी अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान में रखिए, इसे कौन से गुरुत्वीय त्वरण को कौन से अक्षर से दिखाया जाता है, जी से, स्मॉल जी से दिखाया जाता है। और बच्चों ध्यान में रखना, जब भी किसी पिंड पर गुरुत्वीय बल पैदा होगा, जब गुरुत्वीय बल लगेगा, तो ही उस पिंड के अंदर गुरुत्वीय त्वरण पैदा होगा। त्वरण का मतलब उसके अंदर गतिशीलता आ जाएगी, गति करेगा वो। अगला है कि ये असदिश राशि है। सदिश और अदिश राशि किसमें बोलते हैं, जिसमें दिशा हो, परिणाम हो, ठीक है। ये सब क्या होती है, सदिश राशि होती है। जिसमें दिशा का बोध नहीं होगा, डायरेक्शन का बोध नहीं होगा, वो अदिश राशि, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण की दिशा है, उसके गुरुत्वीय बल के जैसे ही पृथ्वी के केंद्र की ओर अर्थात क्षैतिज। अच्छा, ये जो गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा रहती है बच्चों, अभी आपको मैंने बताया गुरुत्वीय बल की दिशा किधर है, तो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ रहेगी। देखिए जब सेब गिरता है तो सीधे नीचे आता है, वो समझ जाए कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ ही गिर रहा है। वो आड़ा नहीं गिरेगा, तिरछा नहीं गिरेगा, है ना, कहीं ऐसे नहीं जाएगा। जैसे आपका ये सेब है, जैसे यहाँ पे सेब है, तो सीधा नीचे आएगा बच्चों, पृथ्वी के केंद्र की तरफ आएगा। वो ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा ना, यही इस डायरेक्शन में जाएगा, सीधा नीचे आएगा, क्योंकि पृथ्वी का जो केंद्र है बच्चों नीचे की तरफ है, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग बच्चों अगला जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट दिया है, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी का मान। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर आपको क्या करना है, जी का मान समझना है। यहाँ पे बच्चे ध्यान दीजिए, स्मॉल जी है, कैपिटल जी नहीं, स्मॉल जी के बारे में। अभी जी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। जी क्या है, जी क्या है, त्वरण। क्या है, गुरुत्वीय त्वरण बोलिए, ठीक है। जी के बारे में मैंने अभी आपको जानकारी दिया। जी क्या है, स्मॉल जी किसको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल मैंने आपको समझा दिया, और फिर इसके बाद मैंने आपको पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण भी समझा दिया, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने बताया, देखिए गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा बच्चों एक चीज ध्यान में रखिए कि गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण में क्या समानता है, ठीक है। गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय त्वरण में क्या समानता है, तो जरा ध्यान दीजिए कि जो गुरुत्वीय बल लगाओगे ना, तभी उसके पिंड के अंदर गुरुत्वीय त्वरण पैदा होगा। और त्वरण का मतलब होता है कि उसके अंदर गतिशीलता प्राप्त हो जाए। चलिए, अभी मैं आपको जी के बारे में, जी के संदर्भ बारे में, या पृथ्वी के पृष्ठभाग में जी का मान कितना होता है उसके बारे में आपको अब जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे बच्चों ध्यान में रखिए, फिर से बताऊंगा, स्मॉल जी के बारे में बात कर रहा हूँ, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जरा एक एक्सप्रेशन देखिए, जरा इक्वेशन देखिए। देखिए बच्चे एक ध्यान में रखिए कि जब न्यूटन के जो नियम के अनुसार अगर बात करोगे, तो समझ जाइए कि पृथ्वी के केंद्र पर आर द्रव्य, समझिए आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है। यहाँ पृथ्वी के केंद्र से आर की दूरी पे समझो कोई एक पिंड है, और उसका द्रव्यमान कितना है, एम दिया गया है, समझ लीजिए, समझे आप।
मैंने पृथ्वी के केंद्र से आर की दूरी पर कोई एक पिंड विद्यमान है और उस पिंड का द्रव्यमान मतलब समझिए कि वजन कितना है उसका एम। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिए, उसके ऊपर बल कितना है। आपको मालूम है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी पिंड रहते हैं सभी पिंडों के ऊपर बल पृथ्वी लगाती है। तो जो बल लगाएगी वो क्या है, गुरुत्वीय बल। और उसको हम लोग किससे दिखाएंगे बच्चों, उसको किससे दिखाएंगे हम लोग, कैपिटल एफ से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, कैपिटल एफ से। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए कि जब गुरुत्वीय बल लगा उस पिंड के ऊपर तो पक्का उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण भी पैदा हो जाएगा, गतिशील होगा। तो एफ जो है, बल जो है वो क्या पैदा कर देगा, स्मॉल जी पैदा कर देगा। अब एफ का मतलब गुरुत्वीय बल और उसकी वजह से हुई गतिशीलता, और जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। अच्छा, ये सारी चीजें किसमें हो रही है बच्चों, पिंड पे हो रही है। कौन से पिंड में हो रही है, जिसका द्रव्यमान कितना है बच्चों, एम है। उसका द्रव्यमान कितना है, एम है। अच्छा, न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है बच्चों, उसमें हमने पढ़ा है, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि एफ बराबर क्या होता है। बहुत अच्छा नियम है, सब लोग ध्यान रखिएगा। एफ बराबर क्या होता है, पहला नियम देख लीजिए, आपने पढ़ा है। एफ बराबर क्या होता है बच्चों, जो ये बल लगाया जाता है, जो आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे क्या होता है, आर का वर्ग। ये नियम आपने बच्चों पढ़ा है। ठीक है, इस नियम के में आपने सभी चीजों को बारे में जानकारी भी प्राप्त कर ली। जी का मतलब गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, एम का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम का मतलब पिंड का द्रव्यमान, आर का मतलब दोनों के बीच में दूरी। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से पिंड की दूरी को हम किससे दिखाते हैं, आर से दिखाए जाते हैं। तो ये सारी जानकारी हमने पिछले लेक्चर में प्राप्त की है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिए बच्चों कि जो एम है पृथ्वी का द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान। अब यहाँ पे एफ बराबर क्या है, एम जी। एफ का दूसरा फॉर्मूला बल जो होता है जो बच्चों कैपिटल एम, उसकी जगह पे हम एम जी भी लिख सकते हैं। एम का मतलब पिंड का द्रव्यमान और जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है बच्चों, जी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, उस पिंड के ऊपर जो त्वरण बल लगता है। अच्छा, अगर दोनों की तुलना करोगे बच्चों तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये भी एफ का फॉर्मूला है। ठीक है, और नीचे यहाँ भी एफ का ही फॉर्मूला है। तो दोनों तो एफ एफ ही है, तो दोनों में तुलना हो सकती है। मतलब ये वाला भाग इसके बराबर हो जाएगा, राइट वाला राइट के बराबर हो जाएगा। तो एम जी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज और जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भी स्मॉल एम है, स्मॉल एम यहाँ भी है, तो दोनों कट जाएगा। जब बच्चों स्मॉल स्मॉल एम कट जाएगा तो बचेगा क्या है, तो बचेगा स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का वर्ग। ध्यान रखिए। ठीक है, यही फॉर्मूला बच्चों आपको ध्यान में रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई सारे क्वेश्चन हल करने में बच्चों ये फॉर्मूला आपकी मदद करेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल रही है। अब यहीं पे एक चीज जरा ध्यान रखिए, यदि पिंड पृथ्वी के पृष्ठभाग पर स्थित होगा, ध्यान में रखिए, अगर पिंड पृथ्वी पर ही होगा तो देखो पृथ्वी की जो बच्चों रेडियस होती है वो कैपिटल आर से दिखाई देती है, ध्यान में रखना। तो इसका मतलब जो स्मॉल आर है, दूरी जो है पिंड देखो पृथ्वी से हाइट पे नहीं, पृथ्वी पर ही है, तो स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैपिटल आर क्या है, तो कैपिटल आर जो है बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए अभी ये जो फॉर्मूला बच्चों आपको मिला है, ये फॉर्मूले में कुछ हम चेंजेस करने वाले हैं। ये जो फॉर्मूला है इसमें कुछ तो हम चेंजेस करने वाले हैं। देखिए इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि जो जी है, जी का जो मान है, गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं जिसको हम लोग, जी का जो मान है बच्चों, हाँ, वो सभी मान, यानी वो जी का मान कितना लेना है हम लोग को। यहाँ पे देखिए मान भरा गया है, अच्छे से देख लीजिए, कैपिटल जी का मान है। गए लेक्चर में आपको पता होगा 6.67, हाँ, गुड़े 10 घाते -11 है, कैपिटल जी का मान है बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद कैपिटल एम का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है बच्चे, तो वो भी दिया उन्होंने। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुड़े 10 घाते 24 किलो केजी। इतना होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, जो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ देख सकते हो अच्छी तरह से, ये पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है बच्चों, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना है कि ये जो आर दिया गया है कैपिटल, पिंड जो है पृथ्वी पे ही विद्यमान है, तो आर का वैल्यू कितना, आर का मान कितना है बच्चों, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये सारे मान बच्चों यहाँ पे भरे गए हैं, जरा देखिए इनमें जो भी दिया था जी एम और आर, इसका मान यहाँ पे बच्चों भर दिया गया है। मान जरा देखिए भरने के बाद क्या क्या मिल रहा है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये पहला जी का था, ये एम का था, और नीचे क्या था, आर का मान था। ठीक है, तो आर का वर्ग दिया है इसलिए यहाँ पे आपको वर्ग लाना पड़ेगा।
बच्चों हल करने के बाद कितना आया 9.77 मीटर पर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो जी का मान आया बच्चों पृथ्वी की सतह पर 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला बच्चों कि अगर कोई पिंड पृथ्वी की सतह पर है, ध्यान दीजिए, यह त्वरण पृथ्वी के द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कोई भी पिंड बच्चों अगर पृथ्वी पर विद्यमान है तो समझ जाइए कि उसके ऊपर जी का मान कितना होगा 9.77 मीटर पर। तो आप लोग को जी का मान अच्छी तरह से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग जो बच्चों अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है कि जी के मान में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, अब जी के मान में होने वाले परिवर्तन हम लोग कहाँ कहाँ देखने वाले हैं। तो जी का जो मान है बच्चों पृथ्वी की सतह पर हमेशा स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, जी का मान जो है बच्चों हमेशा बदलते रहता है, ये ध्यान में रखिए, जी का मान हमेशा बदलते रहता है, जी का मान चेंज होते रहता है। ठीक है, तो अब चेंज होने का कारण क्या हुआ हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम जी का मान कहाँ कहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जी का मान जो है बच्चों पृथ्वी की पृष्ठभाग पर, ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर देखेंगे, फिर पृथ्वी के अंदर देखेंगे और पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर देखेंगे। इन तीन जगह हम जी के मान के बारे में बच्चों अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और ये ध्यान में रखिए कि जी का मान तीनों ही जगह स्थिर नहीं होता है, बदलते रहता है, कहीं कम रहता है, कहीं ज्यादा रहता है, कहीं शून्य रहता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अभी हम सबसे पहले जी के मान में होने वाले बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जी के मान में होने वाले परिवर्तन। या कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर के लिए भी पूछ देंगे, तो आपको बताएंगे कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पे बताना है कि पृथ्वी के केंद्र पे बताना है, हाँ, कि पृथ्वी के ध्रुव पे बताना है या भूमध्य रेखा पे बताना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो भूगोल में आपने पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी प्राप्त की है, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो पृथ्वी का आकार है पूर्ण रूप से गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है बच्चों, स्पीयर नहीं है, वो क्या है, थोड़ी चपटी है, थोड़ी क्या है, चपटी है, अंडाकार, अंडाकार आकार का भी बता सकते हो। तो हम गोल तो नहीं, पूरा परफेक्ट एकदम पूर्ण रूप से गोल तो नहीं बोल सकते। तो उसके लिए हम क्या बता सकते हैं कि जो पृथ्वी का आकार है बच्चों, ये क्या है, थोड़ा सा चपटा है, क्या है, थोड़ा सा चपटा है। और पृथ्वी क्या करती है बच्चों, अपने चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, स्वयं के परितः घूमने के कारण अपने चारों तरफ क्या करती है बच्चों, जैसे ये प्रयाक्ष है तो पृथ्वी क्या करेगी, अपने चारों तरफ क्या करती है, गोल गोल घूमती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, उसका आकार जो रहता है बच्चों क्या रहता है, चपटा रहता है, क्या रहता है, चपटा हुआ है, और भूमध्य रेखा पर थोड़ा फूला हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ये जो पृथ्वी है, देखिए आपको क्या करना है, ये जो पृथ्वी है समझो ये मैंने पृथ्वी का आकार बनाया, हाँ, ये पृथ्वी का केंद्र है। अब केंद्र ये है, तो आप जरा ध्यान दीजिए, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो रेखाएं खींच रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगा, जैसे ये रेखा, ये भूमध्य रेखा बोलिए या विषुववृत्त रेखा बोलिए, इक्वेटोरियल लाइन भी बोल सकते हैं, ये जो रेखा है, अभी ये वाला पॉइंट पकड़िए और ये वाला पॉइंट पकड़िए, दोनों वाले पॉइंट को जरा देखिए और यहाँ सी डालिए, केंद्र से कौन सा पॉइंट दूरी पर है, समझो ये बिंदु मैंने ए लिया और यहाँ पे बिंदु बी लिया, और मैंने आपको पूछ दिया कि पृथ्वी के केंद्र से कौन सा बिंदु नजदीक है, तो आप बोलोगे सर ये नजदीक है। दूरी पर कौन सा है, तो बोलोगे बी दूरी पर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो भाग है, भूमध्य रेखा वाला जो भाग है, वो पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर है। ठीक है, पहली बात तो ये आपको समझना है। अब हमें अध्ययन क्या करना था, हमें अध्ययन करना था जी के मान में होने वाले परिवर्तन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ये जानकारी में ध्यान में रखना है कि ये जो दूरियां होती हैं, ठीक है, जो ये दूरियां हैं, जैसे कि ये आपको मैंने यहाँ पे आकार में बना के दिखाया, यहाँ पे जैसे पृथ्वी का आकार समझ लीजिए, ये आकार समझ लीजिए, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपके क्या है, ये समझ लीजिए ध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है बच्चों, ये जो ध्रुव रहते हैं ना, जो पोल्स रहते हैं, ये पृथ्वी के केंद्र के नजदीक रहते हैं, ये क्या रहते हैं, पृथ्वी के केंद्र के नजदीक होते हैं, इसलिए वहां जी का मान ज्यादा होगा, जी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 9.832। लेकिन जो बिंदु, देखिए जो बिंदु या जो पॉइंट भूमध्य रेखा पर होते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए कैसे जी का मान ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि ध्रुव जो रहते हैं, पोल्स जो रहते हैं, ध्रुव क्या होते हैं मैंने आपको बताया, जैसे पृथ्वी है, ये आपका केंद्र है, तो ये वाला पॉइंट जो बच्चों, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट वो ध्रुव माना जाएगा और केंद्र से नजदीक रहेगा। वहां पे क्या रहता है बच्चों, वहां पे जी का मान ज्यादा रहता है, और जी का मान कितना दिया है, 9.83 दिया है। लेकिन वही भूमध्य रेखा के बारे में बात करोगे, तो भूमध्य रेखा में क्या है, यहाँ केंद्र है और ये दूरी पर है, जैसे जैसे जाओगे आगे, जैसे जाओगे जैसे जी का मान क्या होता रहता है, घटता जाता है, क्योंकि वो दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो जी का मान सबसे कम अर्थात कितना होता है भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ पे ध्यान देखिए 9.7
स्क्वायर रहेगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये हो गया पृथ्वी के सतह पर। तो पृथ्वी के सतह पर आप क्या बताओगे? पृथ्वी की सतह बताओगे ध्रुव पर जी का मान अधिक होता है और भूमध्य रेखा पर जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो जी का मान कम होते जाता है। शॉर्टकट में आप ऐसा बता सकते हो। फिर इसके बाद आइए ऊंचाई के बारे में बात कीजिए। पृथ्वी की ऊंचाई पर दूसरा पॉइंट लेते हैं, पृथ्वी की ऊंचाई पर। देखो बच्चों, जो ये पृथ्वी है, अब इससे आप, ये पृथ्वी का केंद्र है, अब पृथ्वी से ऊंचाई पे जा रहे हो। ठीक है, इतना क्लियर है कि पृथ्वी से जब बच्चों आप ऊंचाई पर जाओगे ना, तो जी का मान कम होते जाएगा। जी का मान क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, क्योंकि आप ऊंचाई पे जा रहे हो ना। पृथ्वी के सतह पर जो वस्तु रहेगी उसके जी का मान सबसे अधिक रहेगा, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल सबसे अधिक रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे, पृथ्वी के केंद्र से उस पिंड की दूरी बढ़ते जाने के कारण क्या होगा? जी का मान क्या हो जाएगा बच्चों? जी का मान थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? अच्छा, लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर कोई पिंड है बच्चों, अगर कोई पिंड 8 से लेकर 10 किलोमीटर के आसपास में है, देखिए पहले बात समझ लीजिए कि जैसे पृथ्वी की त्रिज्या सबको मालूम है 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, समझो पृथ्वी की पृष्ठभाग से 8 से लेकर 10 किलोमीटर ऊंचाई पर, ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, ये आपकी पृथ्वी है, ये उसकी त्रिज्या है। पृथ्वी आपकी छोटी थोड़ी ना है, पृथ्वी की रेडियस को किसे दिखाया जाता है? आर से। बच्चों, रेडियस जो रहती है ना पृथ्वी की, अप्रोक्सीमेटली अगर आप 8 से लेकर 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई उड़ान भर रहा है, ठीक है, यानी 10 किलोमीटर तक के रेंज तक ऊंचे है, तो जी के मान में परिवर्तन न, जी के मान में कोई चेंजेस नहीं होता। क्योंकि इसका कारण क्या है कि जो पृथ्वी के जो रेडियस है ना बच्चों, आर जो है, वो समझ जाइए 8-10 किलोमीटर के रेंज के बराबर ही हो जाती है, जिसके कारण आप 10 किलोमीटर तक ऊंचाई तक अगर कोई चीज उड़ रही है तो जी के मान में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर उपग्रहों के बारे में जानकारी लोगे जो कि काफी ऊंचाई पर जाते हैं, तो बच्चों वहां पे जी के मान में कमी मिलेगी, जी का मान घटता जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ कई बच्चों वहाँ पे सतह से ऊंचाई के अनुसार उनके परिवर्तन दिए गए हैं और उनमें जी का मान भी दिया गया है। तो देख लीजिए, मैं एक दो स्थानों के बारे में रीड कर देता हूँ। जैसे पृथ्वी के पृष्ठभाग के बारे में बात करूँ तो पृथ्वी के पृष्ठभाग से उसकी पृथ्वी के पृष्ठभाग से कितने किलोमीटर है? 0 ही होगा। कितना उस पर जी काम करेगा? 9.8। उसी प्रकार माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा, पहाड़ी है, ठीक है, पृथ्वी के सतह से कितने किलोमीटर ऊपर? 8.8। उसके ऊपर भी कितने का जी काम करा? 9.8। देखिए, है ना? अब यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि 8 से लेके 10 किलोमीटर के रेंज तक जी के मान में कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, यहाँ देखिए, मानव निर्मित गुब्बारे द्वारा प्राप्त किए गए, तो ये कितना है? 36.6 किलोमीटर तक रहता है। वहां पे बच्चे कम होते जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अंतरिक्ष यान की कक्षा हुई, यातायात उपग्रह की कक्षा हुई, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएगी जी का मान क्या होते रहेगा? कम होता जाएगा। बच्चों, ये तालिका जरा ध्यान रखिए, कभी कभी रिक्त स्थानों की पूर्ति, जोड़े मिलाओ, सत्य सत्य में भी ये जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। अब तीसरा जो है बच्चों, गहराई के अनुसार, तीसरा जो मैं बताने वाला हूँ, तीसरा जो बताऊंगा बच्चों, वो गहराई के अनुसार बताना है। तो गहराई के अनुसार क्या परिवर्तन होता है? तो सब सीधी सी बात है, एक लाइन की बात है कि जब पृथ्वी के अंदर आप जाओगे ना बच्चों, तो जी का मान घटते जाता है। पृथ्वी के अंदर जाओगे तो जी का मान बढ़ेगा नहीं, जी का मान घटेगा। तो ये जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी का केंद्र है, तो जैसे जैसे आप केंद्र के नजदीक आते हो ना बच्चों, देखिए, जैसे जैसे आप केंद्र के नजदीक आओगे तो क्या होते जाएगा बच्चों? जी का मान घटते जाएगा। अब जी का मान क्यों घटते जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे आप केंद्र के पास आते हो ना, तो जी के लिए कारण होने वाले पृथ्वी के सारे पृष्ठभाग का जो क्षेत्रफल है वो कम होते जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे ये पिंड है बच्चों, देखिए ये पिंड है यहाँ पे, तो इसके ऊपर पृथ्वी के सारे पृष्ठभाग द्वारा क्या है? गुरुत्वीय बल प्रयुक्त हो रहा है। लेकिन जब बच्चों आप नीचे इस पिंड को लेके आओगे, समझो ये पृथ्वी है, ये पिंड आपका इधर नीचे आ गया, समझो फॉर एग्जाम्पल ये पिंड यहाँ पे आ गया बच्चों, नीचे आ गया, तो ऊपर वाला जो पृष्ठभाग है उसके द्वारा जो बल प्रयुक्त किया जा रहा है उस इस पिंड पर काम नहीं करेगा, उस पिंड के लिए मान्य नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है? पृथ्वी का जो भाग रहता है वो कम होते जाता है जब हम गहराई में जाते हैं, पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना बच्चों कि कि पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचोगे तो क्या होगा? ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है बच्चों। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0, यानी आप क्या बोल सकते हो?
शून्य होता है। ये ध्यान में रखिएगा। कोई पूछेगा कि पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान शून्य होता है, तो आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। ठीक है, समझ में आया होगा सभी बच्चों को अच्छी तरह से। गहराई के अनुसार भी मैंने आपको बता दिया। अभी बच्चों आपको दो चीजें और मुझे फटाफट बताना है, द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या है, मास एंड वेट। ठीक है, तो मास एंड वेट में क्या फर्क है बच्चों, जरा उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। मास, द्रव्यमान तथा भार में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। देखिए द्रव्यमान का मतलब क्या है, अगर इसके लिए मैं थोड़ा सा एक पिक्चर दिखाऊं तो आप देख सकते हो। जैसे ये बोरी है, बोरी के अंदर क्या भरे गए हैं, गेहूं भरा गया है, इसी से आप समझ जाओगे अच्छी तरह से। आप गेहूं गेहूं भरे गए तो बच्चों गेहूं के कई सारे कण, हजार कण है ना, लाखों कण इसके अंदर मौजूद है। और एक एक कण का वजन है बच्चों, एक एक कण का वजन है। हर एक कण इस पूरे बोरे के वजन में भागीदार है। अगर इस बोरे का वजन समझ लीजिए 50 kg है, तो समझ जाइए कि इस 50 kg में हर एक कण भागीदारी दे रहा है, हर एक कण भागीदारी कर रहा है, हर एक कण का वजन इससे मिल रहा है। यानी द्रव्य, इसमें जो कण है, द्रव्य के जो कण है वही द्रव्यमान को निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अच्छे से परिभाषा भी दे सकते हैं, किसी पिंड में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा। अब बोरे में क्या है, द्रव्य की मात्रा, द्रव्य क्या है आपका, गेहूं है, अब उसकी जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, द्रव्यमान कहलाएगी। ठीक है, अच्छा इनकी मात्रा को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, तो किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। किसमें करते हैं, किलोग्राम में मेजरमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ ये राशि क्या है, सदिश है कि अदिश। तो देखो बच्चों द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होता है, ठीक है, उसमें खाली एक नंबर मिलते हैं, 5 kg, तो 5 एक नंबर हो गया परिणाम। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह एक ध्यान में रखना है कि इसका जो मान रहता है सर्वत्र समान होता है। और कहीं भी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप कहीं भी जाओगे तो द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ जो भी जड़त्व होता है उसको निर्धारण करने में भी ये जो द्रव्यमान का काफी रोल रहता है। यानी द्रव्यमान अगर वजन ज्यादा होगा तो उस पिंड का जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ये जानकारी बच्चों द्रव्यमान के बारे में है। अब मैं आपको जानकारी दूंगा भार के बारे में। तो द्रव्यमान और भार के बीच में बच्चों अंतर स्पष्ट करने के लिए भी आता है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, भार का मतलब, देखिए कोई भी जो पिंड है बच्चों, उसको पृथ्वी क्या करती है, गुरुत्वीय बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा कौन सा बल लगाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, गुरुत्वीय बल। अच्छा उसे ही हम क्या कहेंगे, भार कहेंगे। जिस बल से पिंड पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और इसका फॉर्मूला भी दिया है, W बराबर F बराबर क्या रहेगा, mg। ठीक है, चलिए अब इसकी इकाई जरा देख लीजिए। वहां पे इकाई क्या दिया थी, किलोग्राम, यहाँ पे इकाई न्यूटन की है। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, द्रव्यमान के केस में क्या पढ़ा था, अदिश राशि, यहाँ पे सदिश राशि पढ़ा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली रहती है कि जो जी का मान है सर्वत्र समान न होने के कारण, जी का मान बदलते रहता है ना, तो भार भी स्थान के अनुसार परिवर्तित होता है। भार में भी बच्चों क्या होता रहता है, बदलाव होते रहता है। ठीक है, तो आप लोगों ने द्रव्यमान और भार के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिया। बच्चों अब इसके साथ साथ एक बात आपको ध्यान में रखना है, एक चीज और मुझे आपको बताना है, एक मुक्त पतन की छोटी सी व्याख्या मुझे ले लेनी है, फिर हमारा आज का जो पार्ट रहेगा वो अच्छी तरह से फिनिश हो जाएगा। देखिए बच्चों, मुक्त पतन के बारे में हमें क्या जानकारी प्राप्त करनी है, मुक्त पतन क्या होता है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है बच्चों, कोई भी पिंड केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण ही गतिमान हो, तो उस गति को हम क्या कहेंगे, मुक्त पतन कहेंगे। छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा बच्चों मुक्त पतन का, कि जैसे आप तीसरे चौथे फ्लोर पे टेरेस पे हो, या बिल्डिंग के 10वें फ्लोर के टेरेस पे छत पे हो, तो यहाँ पे मुक्त पतन क्या होगा, जब किसी पत्थर को आप बच्चों ऊपर से फेंकते हो, ड्रॉप करते हो, तो जब वो पत्थर आपके हाथ का संपर्क छोड़ देता है, तो उस समय वह पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वो क्या करता है, नीचे की तरफ आता है। ये ध्यान में रखिए। अच्छा, पृथ्वी उसके ऊपर क्या है, उस पिंड के ऊपर गुरुत्वीय बल कार्य कर रही है। अब इस समय जो बच्चों, जब आपने उस पत्थर को फेंक दिया या छोड़ दिया, पृथ्वी उसके लिए रिमोट कंट्रोल बन जाएगी, पत्थर के लिए रिमोट कंट्रोल, मतलब पत्थर को नीचे लाने का काम अब पृथ्वी का हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी कैसे लाएगी उसको, पृथ्वी का काम है उसके ऊपर गुरुत्वीय बल का उपयोग करना। ठीक है, तो उस गुरुत्वीय बल के कारण वो पिंड क्या हो गया बच्चों, गतिशील हो गया। क्या हो गया, गतिशील हो गया, गतिशीलता प्राप्त कर ली, और वो पृथ्वी की सतह की तरफ पहुंच रहा है। तो ऐसे बल को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब ऐसे पतन को क्या कहेंगे, जिस पतन में गुरुत्वीय बल लगाया जाता है पृथ्वी का, और पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो उसे मुक्त पतन कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, मुक्त पतन में एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आपने पत्थर हाथ में पकड़ा है तो उस समय उसका वेग क्या है बच्चों? उसका वेग क्या रहेगा? शून्य रहेगा। उसका वेग क्या रहेगा? शून्य रहेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही जैसे वो नीचे की तरफ जाता है, पृथ्वी की तरफ जाता है, सतह की तरफ जाता है, तो क्या होता है, उसका वेग बच्चों क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो आपको एक नंबर के लिए मुक्त पतन की परिभाषा आ सकती है। तो आपको सिर्फ लिखना है कि गुरुत्वीय बल के कारण जब पिंड क्या होता है, गतिमान होता है और पृथ्वी की सतह की तरफ बढ़ता है, आकर्षित होता है, तो उसे हम क्या करते हैं? मुक्त पतन करते हैं। मुक्त पतन में प्रारंभिक वेग शून्य लिया जाता है, लेकिन जैसे ही जैसे पिंड नीचे की तरफ जाता है, पृथ्वी की सतह की तरफ जाता है, क्या करेगा? उसकी गतिशीलता या त्वरण उसका क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने काफी सारी जानकारी प्राप्त कर ली। गुरुत्वीय बल क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, साथ ही साथ पृथ्वी के हर सतह पर जी के मान के बारे में भी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। द्रव्यमान और भार के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली, और साथ ही साथ हमने मुक्त पतन के भी बारे में जानकारी प्राप्त की। तो अभी किसी भी बच्चों को कुछ डाउट है, शंका है या कुछ पूछना है, तो आप अपना माइक ओपन करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो बेटा, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना है, हैंड रेज कीजिए। हाँ, राज प्रजापति। सर बोलो। सर क्या सभी ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है? क्या बोले? सर सभी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है क्या? सभी ग्रहों का मतलब क्या है? हर ग्रह जो है अलग अलग ऊंचाई पर है, एक रेंज तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। जैसे आपका चंद्रमा है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है, तो उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, लेकिन एक रेंज तक काम करते रहता है। और आपको मैंने ये बताया था, एग्जाम्पल बताया था कि ऊंचाई पे जैसे जैसे ऊंचाई पे आप बढ़ते जाओगे तो गुरुत्वीय बल क्या होते रहता है? कम होते जाता है। हर एक पिंड पर कार्य करता है, लेकिन उसकी मात्रा कम होती जाती है अगर वो ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो। और कोई बच्चा है? सचिन शर्मा, अंकित दुबे। और किसी क्वेश्चन पूछना है सर? और कोई बच्चा है? किसी को क्वेश्चन पूछना है कुछ? बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है किसी का। सचिन शर्मा बोलो।